नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर के जॉब से संबंधित उन सारी चीज़ों के बारे में जो आप लोगों द्वारा हमसे पूछे गए थे। यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो एसेंशियल कितनी होती है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है, इसमें पोस्टिंग होने के बाद आपके जॉब का नेचर क्या होता है और कितने टाइप के ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे हम एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन जो रहता है मेडिकल ऑफिसर के बारे में कि कितने टाइप के जो है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो वैसे तो देखा जाए तो इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है, वैकेंसी का नेचर अलग अलग होता है। लेकिन अगर एक जनरल वे में हम बात करें तो 3 टाइप के जो है मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट होते हैं। पहला होता है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, यानी कि इसमें आपकी पोस्टिंग जो है आयुर्वेद की किसी पीएचसी पे या स्वास्थ्य केंद्र पे होती है। जो दूसरा होता है वो है मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि MOCH, यानी इसको चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य भी बोला जाता है। और इसमें आपकी पोस्टिंग किसी मॉडर्न हॉस्पिटल के PSC या एडिशनल PSC या CSC पे की जाती है। यानी कि पहले और दूसरे में अंतर यही है कि जो पहला MO आयुर्वेद था उसमें आपको आयुर्वेद चिकित्सालय ही मिलता है, लेकिन जो MOCH इसमें आपको जो PSC या CSC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा वो आपको एलोपैथी का मिलेगा, जो कि CMO ऑफिस से गवर्न होता है, और जो पहले केस में था वो DO ऑफिस से गवर्न होता है। साथ में एक और तीसरा है जो है मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट, जो कि कुछ चुनिंदा राज्यों में ही इसकी नियुक्ति होती है। इसमें जो भी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है वो बड़े बड़े अस्पतालों जैसे जिला अस्पतालों में उनकी नियुक्ति की जाती है, और इस विशेष रूप से जो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जो काय चिकित्सा में जिन्होंने MD की हो, शल्य में MS किया हो, गायनी में MS किया हो, बाल रोग में MD किया हो, शलाक्य में MS किया हो, यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसे ही डॉक्टरों की नियुक्ति इस MO स्पेशलिस्ट के पद पे की जाती है। तो ये MO स्पेशलिस्ट की पद है केवल कुछ 2-4 राज्यों तक ही सीमित है, ज़्यादा राज्यों में इसकी नियुक्ति नहीं होती। तो सामान्य रूप से जो अधिकांश जो नियुक्तियाँ होती है MO आयुर्वेद या MOCH, यानी कि मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ के पद पे होती है। तो ये था नेचर MO का, कितने पद होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जो दूसरी बात आती है क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें भी बहुत से लोगों को समस्या बनी रहती है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपको MD या MS होना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो मेडिकल ऑफिसर की जो क्वालिफ़िकेशन है, स्पेशली जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो है BAMS, यानी कि केवल आपको BAMS होना चाहिए, और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसमें MD की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि MD को डिजायरेबल के रूप में ज़रूर रखा जाता है, यानी कि अगर आप BMS है और दूसरा जो कैंडिडेट है वो MD है, तो वहाँ पे MD को हमेशा जो है प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशलिस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन कोई सैलरी या कोई जो है नेचर ऑफ सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ प्रायोरिटी दी जाती है जो MD या MS होते हैं, और नहीं होने पे BMS की ही नियुक्ति वहाँ पे की जाती है। लेकिन जो MO स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसमें केवल स्पेशलिस्ट को ही नियुक्त किया जाता है, वहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ही MD होती है किसी भी जो क्लिनिकल के सब्जेक्ट होते हैं उसमें। तो ये जो MO स्पेशलिस्ट के पद है केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित है, सभी जगह नहीं है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप BMS हैं तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएँ हैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में। अब जो अगला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि मेडिकल ऑफिसर का जो बनने का या जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस भी बिल्कुल आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। जो सबसे ज़रूरी है वो है कि एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस राज्य में जब भी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली होती है, खाली होने के बहुत से कारण होते हैं, या तो कुछ सीटें पहले से खाली चल रही हैं, या कुछ जो मेडिकल ऑफिसर रिटायर होते हैं तो उनकी पोस्ट खाली होती है। तो जब भी पोस्ट खाली होती है तो राज्य सरकार द्वारा जो है
एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और जितनी सीटें होती हैं वो सब राज्य सरकार ही निर्धारित करती है कि कितने सीटों पर हमको वैकेंसी निकालनी है और कितने हमको डॉक्टरों की आवश्यकता है। बहुत से छात्रों का सवाल इसमें भी आता है कि हर साल निकलती है या कब निकलती है। तो हर साल कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं निकलती है। यह निर्भर करता है कि उस राज्य में कितनी जो वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की उसके अकॉर्डिंग कभी हर साल भी हो सकता है, दूसरे साल तीसरे साल भी हो सकता है। कई बार होता है कि 10-10 साल के बाद भी वैकेंसी निकलती है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद जो होता है और इसके एप्लीकेशन जो कॉल किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन आजकल मोस्टली ऑनलाइन ही होते हैं। आप जिस भी राज्य में मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अगर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हुआ है मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए, तो आप जो एप्लीकेशन है उसको आप फिलअप करें। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, आपको दोनों तरीके से जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट्स है आप फिलअप करेंगे। हर एप्लीकेशन की कुछ जो है फ़ीस निर्धारित की जाती है। आप उस फीस को सबमिट करेंगे और प्रॉपर सबमिशन के बाद एक निर्धारित दिन पे एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में कई जगह रिटेन भी होता है और कई जगह इंटरव्यू होता है। तो रिटेन और इंटरव्यू का क्राइटेरिया यही रहता है कि अगर कहीं पे अगर हमने पोस्ट एडवर्टाइज की और अप्लीकेंट्स काफ़ी कम है, कम का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सिर्फ 10 या 20 है, तो 10-20 के लिए कहीं भी रिटेन एग्ज़ाम्स नहीं ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ इंटरव्यू से ही काम चला लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 50 पोस्ट के लिए आपके पास 5000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो ऐसे में इतने छात्रों का इंटरव्यू लेना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है और रिटन एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसमें से ऊपर से जो टॉप मेरिट में रहते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू के बाद रिज़ल्ट जारी किया जाता है और रिज़ल्ट में जो चयनित होते हैं उनको ज्वाइन करा दिया जाता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कई बार इंटरव्यू और रिटन दोनों होते हैं, कई बार सिर्फ रिटन भी होता है और कई बार केवल इंटरव्यू भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं। अब जो अगला सवाल आता है कि सैलरी कितनी होती है एक मेडिकल ऑफिसर की। तो इस बारे में आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए कि जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है वो लेवल 10 या लेवल 11 की होती है और यह क्लास 2 की पोस्ट मोस्टली होती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्लास 1 की भी होती है या जहाँ पे एमओ स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी भी पोस्ट क्लास 1 की होती है। तो क्लास 2 की जितनी भी पोस्ट है वहाँ पे स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 60,000 रुपये है। तो उसमें टीए डीए और बहुत से अलाउंसेज होते हैं, एचआरए होता है, एनपीओ होता है। तो लगभग जो है सैलरी आपकी 80,000 प्लस होती है और जहाँ पे एनपीओ होता है वो 80,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ पे क्लास 1 की है यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट है उनकी जो सैलरी का लेवल होता है 12 या 13 होता है। तो उनकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास होती है। तो कम से कम आपको सैलरी 70,000 तो मिलेगी अगर आप कहीं भी मेडिकल ऑफिसर हैं तो। अब जो सबसे लास्ट जो सवाल है कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है फॉर्म भरते समय। तो भरते समय देखिए सबसे पहला जो है डिग्री रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको मिनिमम आपको बीएमएस तो होना ही चाहिए और अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो और ज़्यादा बेहतर है। जो दूसरा है तो जिस स्टेट में आप फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ के मेडिकल काउंसिल या आयुर्वेद काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए। यानी कि अगर आप यूपी के मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म भरते हैं तो यूपी के जो आयुर्वेद काउंसिल है, आयुर्वेद का बोर्ड है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। राजस्थान में फॉर्म डाल रहे हैं तो राजस्थान का होना आवश्यक है। महाराष्ट्र का डाल रहे हैं तो महाराष्ट्र का होना आवश्यक है। और जो अगला है वो है लैंग्वेज। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि उड़ीसा में जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली थी वहाँ पे उड़िया का नॉलेज होना आवश्यक था। यानी कि अगर आप उड़िया नहीं जानते हैं तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते थे। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि अगर आप वहाँ पे फॉर्म डाल रहे हैं तो जो वहाँ की लैंग्वेज है वो आपको आनी आवश्यक है। इसके बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है वो है डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल की आवश्यकता आपको तभी पड़ती है जब आप उस राज्य के किसी भी रिजर्वेशन की कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हो। यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिजिकली डिसेबल्ड या जो महिला आरक्षण है, अगर इनमें से किसी भी एक आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तभी आपको उस स्टेट की डोमिसाइल की आवश्यकता होती है। अगर आप
किसी भी श्रेणी का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और केवल अनारक्षित श्रेणी से ही आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये कुछ सवाल थे जो कि इन सब का जवाब मैंने देने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपके मन में जितने भी सवाल थे उन सब का जवाब आपको इस वीडियो पे मिल गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।